को नमस्कार। मैं आज क्लास 9th का सब्जेक्ट सिविक्स का लेसन फर्स्ट जिसका नाम है डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड। कॉन्टेम्प्ररी मीन्स होता है मॉडर्न। तो दो देशों की कहानियों से स्टार्ट करते हैं। तो एक देश का नाम है चीन। तो 1970 में चीन में डेमोक्रेसी आई और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम था अलांडे और वह बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया बना दिया, बच्चों के लिए दूध, उनके लिए जो फ्री में दूध दिया जाता था, लैंड को भी रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया जिससे लैंडलेस फार्मर्स को भी खेती करने के लिए ज़मीन मिल गई। और उन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ को भी रोका चील के नेचुरल रिसोर्सेज को माइन करने से। तो यह सब अमीर और बड़े लोगों को पसंद नहीं आया और 11 सितंबर 1973 में 11 सितंबर 1973 में मिलिट्री कूप हुआ, यानी मिलिट्री ने डेमोक्रेसी को ख़त्म करके अपना रूल कर दिया। और यह हुआ कि सबसे पहले मिलिट्री ने डिफेंस मिनिस्टर, ये कैसे हुआ, सबसे पहले मिलिट्री ने डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट किया और फिर प्रेसिडेंट को भी रिज़ाइन करने को कहा, पर अलांडे नहीं माने तो उन्होंने आर्मी ने उसका पूरा घर उड़ा दिया और उसमें अलांडे भी मारे गए। और इस कूप को यूएसए ने भी सपोर्ट किया था और कूप करने के लिए यूएसए ने आर्मी को बहुत सारे पैसे भी दिए थे। यह सब यूएसए किया क्योंकि उन्होंने अलांडे को गरीबों के लिए काम करना अच्छा नहीं लगा। यूएसए ने क्यों किया? गरीबों के लिए काम करना अच्छा नहीं लगा। और अलांडे के मरने के बाद आर्मी का जनरल, जिसका नाम था पिनोशे, चीन का प्रेसिडेंट बन गया। अगले 17 सालों के लिए वो चीन का प्रेसिडेंट बन गया। अब कोई भी पिनोशे को अपोज नहीं करता था, जो चाहता वही होता था और जो भी उसके खिलाफ होता था उसे मार देता था। और चीफ एयर फोर्स चीफ जो था उसका नाम एल्बर्ट ब्रेचेट था, वो भी इस कूप का अपोज कर रहा था, तो पिनोशे ने उसको भी मरवा दिया और उसकी बेटी और वाइफ को जेल में डालकर बहुत टॉर्चर किया था। फिर 1988 में रेफरेंडम हुआ जिसमें पिनोशे हार गया और मिलिट्री डिक्टेटरशिप का एंड हो गया और डेमोक्रेसी को दोबारा रिस्टोर किया गया। और 2006 में मिशेल बैचलेट चीन की प्रेसिडेंट बन गई और यह वही लड़की थी जिसको बचपन में बहुत टॉर्चर किया गया था पिनोशे के द्वारा, यानी एल्बर्ट बैचलेट की बेटी, जो मार्शल था, उसको मारा गया था ना, एयर फोर्स चीफ जो था, उसको मार दिया था पिनोशे ने, उसकी बेटी थी वो। तो दूसरे देश की बात करते हैं जिसका नाम है पोलैंड। वहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी और इसके अलावा कोई भी दूसरी पार्टी नहीं थी और ना ही किसी को दूसरी पार्टी बनाने का अलाउड था। और जैसा जो कोई भी पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी के खिलाफ बोलता था उसे पनिश किया जाता था। पोलैंड में सारे बड़े बड़े बिज़नेस गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, जो बड़े बड़े बिज़नेस होते थे उन्हें गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी। और एक बार
लेनिन शिपयार्ड पर एक वुमेन काम करती थी और उसको गवर्नमेंट ने बेवजह निकाल दिया। तो उस शिपयार्ड के वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से स्ट्राइक करना क्या था, इलीगल था। उसके बाद में इस स्ट्राइक को लेच वाल्से ज्वाइन करते हैं, जिसे गवर्नमेंट ने 1976 में हटा दिया था। वो हटाया इसलिए था क्योंकि वो गवर्नमेंट से अपनी तनख्वाह यानी सैलरी बढ़ाने की मांग की थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया था। और जब इसने स्ट्राइक ज्वाइन की तो ये स्ट्राइक बहुत ही पॉपुलर हो गई, बहुत विख्यात हो गई और पूरा शहर इस स्ट्राइक को सपोर्ट करने लगा। और फिर वर्कर्स ने अपनी डिमांड भी बढ़ा दी, जैसे कि सेंसरशिप बंद हो जाए, स्ट्राइक ट्रेड यूनियन को लीगल करा जाए, वगैरह वगैरह। और फिर गवर्नमेंट को इनके सामने झुकना पड़ा और फिर सॉलिडरिटी नाम का एक नया ट्रेड यूनियन बना। ट्रेड यूनियन होता है एक टाइप के वर्कर्स का ग्रुप, जो लोग काम कर रहे होते हैं फैक्ट्रीज में, किसी में भी, उनका ग्रुप समूह को क्या कहते हैं, यूनियन, ट्रेड यूनियन कहते हैं। सो सॉलिडरिटी नाम के यह ग्रुप मज़दूर के लिए ही था, ये जो नाम मज़दूरों के लिए बनाया था ये ग्रुप को, लेकिन इसमें बाकी लोग भी आ गए थे। तो एक साल में इसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मेंबर बन गए थे सॉलिडरिटी ग्रुप के अंदर। इसको देखकर गवर्नमेंट डर गई, क्योंकि गवर्नमेंट में करप्शन, गवर्नमेंट जो था उसमें करप्शन से डूबी हुई थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इससे पहले कि ये स्ट्राइक करें, हम गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ निकाल दिया। गवर्नमेंट ने एक क्या निकाल दिया, मार्शल लॉ लगा दिया, यानी लोगों के अधिकार छीन लिए और मिलिट्री सब कुछ कंट्रोल करती थी। जो लोग थे उनके अधिकार छीन लिए गए और मिलिट्री के हाथ में उनके अधिकार दे दिए गए, और वही जो भी कहेगी वो हैंडल करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। और इसको अपोज़ करने के लिए लोगों ने बहुत सारी स्ट्राइक शुरू कर दी पूरे देश में, और दोबारा गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। और इस बार इलेक्शन हुए जिसमें 100 में से 99 सीट्स सॉलिडरिटी ने जीती और वाल्से पोलैंड का प्रेसिडेंट बन गया। वाल्से जो था वो प्रेसिडेंट बन गया। तो इन दोनों कंट्रीज़ की स्टोरी में 2 बात कॉमन थी। कौन कौन सी थी? पहली, दोनों देशों के लोग ने अपनी रूलर्स को चूज़ नहीं किया था। दूसरी है, दोनों ही देशों में के लोगों के पास फ्रीडम टू स्पीच, प्रोटेस्ट जैसी बेसिक चीज़ें नहीं थीं। वो खुद अपनी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते थे। तो डेमोक्रेसी में 2 चीज़ का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है, पीपल शुड चूज़ देयर रूलर्स एंड ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री, यानी लोगों के पास पावर होनी चाहिए और उन्हें ही डिसाइड करना चाहिए कि देश का हेड कौन होगा और कौन देश को कंट्रोल करेगा। सेकंड कौन सी बात होनी इम्पोर्टेंट है? पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज़, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, यानी डेमोक्रेसी में फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट जैसी बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। ट्रेड यूनियन या खुद की कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी अलाउड होना चाहिए। 20वीं सेंचुरी हमारे देश में बहुत बड़ा ट्रेंड आया और यह ट्रेंड था डेमोक्रेसी का। 20वीं सेंचुरी में बहुत सारी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक बन गई, लेकिन डेमोक्रेसी का क्रेज़ हर जगह सेम नहीं था। अफ्रीका एंड एशिया में बहुत लिमिटेड कंट्रीज़ ही डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। अभी भी वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री में रूलर्स हैं या कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। तो डेमोक्रेसी फैशन में कैसे आई और क्या क्या हुआ, यानी जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले
डेमोक्रेसी की लड़ाई फ्रांस में हुई और फिर यहाँ पर आधी अधूरी डेमोक्रेसी आई और आपकी हिस्ट्री के चैप्टर की भी इसका नाम दिया हुआ है, चैप्टर हिस्ट्री में भी चैप्टर है, इसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में यूएसए, यह ब्रिटिश के अंडर थे, पर 1787 में आज़ाद होने के बाद डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर दी, लेकिन इनकी डेमोक्रेसी में भी कुछ सारी प्रॉब्लम्स थीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थीं, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक पीपल्स को वोट डालने का इजाज़त नहीं थी और हर कंट्री में रूल थे, जैसे कि मेल्स को वोट करने का अधिकार है, या फिर जिसके पास ज़मीन है सिर्फ वही वोट कर सकता है। तो जहाँ पर हर कोई वोट डाले, चाहे काला हो या गोरा हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, तो उसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं और यह सबसे पहले न्यूजीलैंड में शुरू किया गया। तो बात करते हैं 20वीं सेंचुरी की, जिससे कॉलोनियलिज्म ख़त्म होने से बहुत सारे देश आज़ाद हो गए और डेमोक्रेटिक बन गए। ज़्यादातर कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद आज़ाद हुई। वर्ल्ड वॉर 2 1945 में एंड हुआ था और इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया और डेमोक्रेटिक बन गया और आज इंडिया वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हर कंट्री के लिए डेमोक्रेसी का सफ़र अच्छा नहीं रहा। जैसे बात करते हैं घाना की, यहाँ 1957 में ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुए। यहाँ पर नक्रम नाम का लीडर था, जिसने घाना को इंडिपेंडेंस दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फिर इलेक्शन हुए तो वो इलेक्शन में जीत गया और फिर दोबारा कभी इलेक्शन होने नहीं दिया और अपने आप को हमेशा के लिए प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। फिर 1966 में मिलिट्री ने कूप करके उसे हटा दिया और मिलिट्री ने रूल करना चालू कर दिया और घाना दोबारा डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 1990s में डेमोक्रेसी फिर से फैशन में आया। इस टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक बन गई। पहला रीज़न था सोवियत यूनियन का 1991 में एंड हो जाना, जिससे 15 न्यू कंट्री फॉर्म हुई और इस टाइम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए। पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ पर मिलिट्री का रूल था, वहाँ पर एक बार फिर से डेमोक्रेसी आ गई, पर यह पाकिस्तान में ज़्यादा साल तक नहीं टिका। 1999 में पाकिस्तान में दोबारा मिलिट्री रूल आ गया और नेपाल में 2005 में दोबारा किंग का शासन चालू हो गया और अब यह देश दोबारा डेमोक्रेटिक बन गए हैं। तो 2005 तक 140 कंट्री में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई थी। तो अब बात करते हैं म्यांमार की। इन्हें 1948 में इंडिपेंडेंस मिला था और इन्होंने डेमोक्रेसी को चुना, पर 1962 में मिलिट्री कूप हुआ और डेमोक्रेसी हट गई और 1990 में म्यांमार में दोबारा इलेक्शन और हुए और सुई कुई जीत गई, लेकिन मिलिट्री ने रिज़ल्ट एक्सेप्ट नहीं किया और अपना रूल कंटिन्यू रखा। सुई कुई को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और जो भी मिलिट्री की बुराई करता उसे 20 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। मिलिट्री की बहुत ही बेकार पॉलिसीज़ की वजह से
लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ना पड़ा और बहुत सारे लोगों ने तो देश ही छोड़ दिया था। तो इसका स्ट्रगल अभी जारी है और म्यांमार के पास सिर्फ नाम की ही डेमोक्रेसी है। तो अब आते हैं डेमोक्रेसी की ग्लोबल लेवल पर क्या सिचुएशन है। तो आप सभी ने यूनाइटेड नेशंस का नाम सुना होगा। यूनाइटेड नेशन यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के लिए रूल्स बनाती है और वर्ल्ड में शांति बने रहने के लिए इसका मेन मोटिव होता है। 193 कंट्रीज़ यानी 193 कंट्रीज़ इसका हिस्सा हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है जनरल असेंबली। इसमें यह पूरे देश के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं, जैसे कि समुद्र में क्या रूल होने चाहिए, स्पेस में क्या रूल होने चाहिए, वगैरह वगैरह। और यह सब डिसाइड होता है वोटिंग से। हर कंट्री के पास एक वोट होता है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल भी यूएन का एक पार्ट है। इसका रूल है कि वर्ल्ड में शांति बनी रहे और अगर कभी भी दो कंट्रीज़ में लड़ाई हो जाए तो अगर जो गलत है तो उसको सबक सिखाया जाए। यूएन की अपनी खुद की आर्मी होती है जो ज़रूरत पड़ने पर मिशंस पर जाती है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के सिर्फ 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 टेम्पररी मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएसए, 5 देश हैं इनका नाम है यूएसए, चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया। इसके बाद आते हैं 10 टेम्पररी मेंबर्स जो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं, लेकिन असली पावर तो 5 देशों के पास ही होती है और इनके पास एक स्पेशल पावर भी होती है जिसका नाम है वीटो पावर। अगर इन्हें कोई डिसीज़न पसंद नहीं आता तो यह साफ मना कर सकते हैं और फिर वह डिसीज़न लागू नहीं होता। इस वीटो पावर में ये होता है बेटा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF। यह बेसिकली कंट्रीज़ को लोन देने का देता है ताकि वह अपने आप को डेवलप कर सके। और किस कंट्री को लोन मिलेगा किसको नहीं, यह डिसीज़न भी वोटिंग से होता है। इसमें टोटल 188 कंट्रीज़ हैं, लेकिन हर कंट्री की वोट की वैल्यू अलग अलग है और वोट की वैल्यू डिसाइड होती है कि उस कंट्री ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF में कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है। आधे से ज़्यादा पावर 7 देशों के पास है। उन देशों का नाम है USA, जापान, रशिया, सऊदी अरेबिया, UK, फ्रांस एंड चाइना। क्योंकि यह कंट्री IMF में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं और इनमें भी सबसे ज़्यादा पैसा USA देता है, यानी 7 कंट्रीज़ में से भी सबसे ज़्यादा USA ही पैसा देता है। और IMF का हेड हमेशा USA का सिटीज़न ही बनता है। तो अब इराक़ की बात करते हैं। इराक़ 1932 में ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ और फिर 1968 में सद्दाम हुसैन ने मिलिट्री कूप कर दिया और अपनी खुद की पार्टी को पावर में ले आया और उसकी पार्टी का नाम था अरब सोशलिस्ट बैथ पार्टी।
उसकी पार्टी ने इस्लाम के बहुत सारे लॉज बंद कर दिए, जो कानून या नियम बनाए थे वो लॉज बंद कर दिए, और वुमेन्स को भी वोट देने का अधिकार दिया। और 1979 में सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट भी बन गए, और फिर सद्दाम हुसैन ने अपने आप को डिक्टेटर भी घोषित कर दिया। जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था वह उसे मार देता था। यूएस ने अटैक करके इराक पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उन्हें पता लगा था कि इराक के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और ब्रिटेन के साथ मिलकर यूएस ने बॉम्ब को ढूंढा पर कुछ हासिल नहीं हुआ, और 2003 में सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया और उसकी सारी पावर्स छीन ली गई, और वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई, यानी कर दी गई। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।